हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने इसमें 3-4 नाम लिखाया है। इन सब नामों से परीक्षा में प्रश्न आता है। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला है आज का क्वेश्चन, दीर्घ बीजाणु जनन। इसी का दूसरा नाम है बच्चों महाबीजाणु जनन, और तीसरा नाम है इसका आवृत्त बीजी पौधों में गुरु बीजाणु जनन। और इसी का नाम एक और है मादा युग्मकोद भिद। क्या नाम बच्चों? मादा युग्मकोद भिद नाम है। ठीक है, तो इतने नामों से पूछा जाता है। तो आइए इसको समझते हैं। तो दीर्घ बीजाणु, मात्र मतलब माता, मात्र मतलब माता, कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के बाद, अर्धसूत्री विभाजन के बाद दीर्घ बीजाणु या महाबीजाणुओं के बनने की क्रिया को दीर्घ बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, एक सिंपल सी बात हो गई कि जो दीर्घ बीजाणु जनन कोशिका होता है अपने मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अलग होकर महाबीजाणु या दीर्घ बीजाणु बनाने की क्रिया को ही दीर्घ बीजाणु जनन कहा जाता है। आगे देखिए, इसमें दीर्घ बीजाणु जनन के समय बीजांडकाय की एक कोशिका बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है, अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, मतलब जो उसी में से कोशिकाएं थी जो दीर्घ बीजाणु बनता है, उन्हीं में से एक टॉपिक निकल कर, अर्थात एक सेल निकल कर, दीर्घ बीजाणु वाला एक सेल निकल कर क्या करता है, समय बीतने के बाद एक बीजांड काय बनाता है, बॉडी बनाता है, जो अन्य कोशिकाओं से बड़ी होती है। ठीक है, जो अन्य कोशिकाओं से बड़ी होती है और उनसे अलग होती है। ठीक है, और उनसे अलग होती है। ठीक है, जिसे प्राथमिक परपरशु कोशिका कहते हैं, जिसे प्राथमिक परपरशु कोशिका कहते हैं। आगे देखिए, यह कोशिका विभाजित होकर एक बाहरी भित्ति कोशिका तथा भीतरी बीजाणु जनन कोशिका बनाती है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया जो कोशिकाएं थी अलग होकर बड़ी हो गई थी, भिन्न दिख रही थी, उसे प्राथमिक परपरशु कोशिका कहा गया है। ठीक है, और ये कोशिकाएं क्या होती है, विभाजित होकर एक बाहरी भित्ति बना लेती है और एक भीतरी भित्ति बना लेती है, जो कि जनन कोशिका का कार्य करती है। ठीक है, और ये दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका की भांति कार्य करने लगती है। अब जाहिर सी बात है कि उसी में से मातृ कोशिका से अलग होकर बनी ही नई कोशिका तो कैसे काम करेगी, अपने माँ की तरह ही काम करेगी। इसी प्रकार इसमें कोई भेद नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, और इनका अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे मातृ कोशिका का विभाजन हुआ था, वैसे ही नई जो कोशिका बनी है उसका भी क्या हुआ है, उसका भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे ये 4 आगुलित दीर्घ बीजाणु बनाते हैं। जिससे ये 4 आगुलित दीर्घ बीजाणु बनाते हैं, जो प्रायः एक लंबवत चतुष्फलक या कभी कभी टी के आकार या उल्टा टी के आकार के चतुष्क बनाते हैं। इसका कहने का मतलब बच्चों,
जब इसका विभाजन होता है 4 आगुलित कोशिकाएं बढ़ती हैं तो क्या होता है, इसमें चातुष्क बनता है, 4 बनती हैं। कभी कभी टी के आकार का बनता है और कभी कभी उल्टा आकार का बन जाता है, ठीक है। फिर देखिए चारों में से सबसे निचला भाग, चारों में से सबसे निचला भाग क्रियाशील होते हैं, शेष निष्क्रिय होते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ टी बताया गया, मान लीजिए टी है और ये भी टी है और यहाँ से भी टी है और यहाँ से भी टी है, तो ये जो निचला वाला है यही क्या होगा, क्रियाशील होगा आपका, यही क्या होगा बच्चों, क्रियाशील होगा, और बाकी जो शेष होंगे ये नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जाके आपके दीर्घ बीजाणु की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये है आपका मादा युग्मोद्भिद, ये क्या, मादा युग्मोद्भिद अथवा भ्रूण कोश, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसका चित्र मैंने यहाँ थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया है जिससे कि आपको दिखाई पड़े। आइए देखते हैं, ये देखिए रंगीन पेन से बनाया गया है। सबसे पहले ये तो क्या होती है, आपका सेल होता है, क्या होता है बच्चों, सेल होता है, ठीक है। और ये आपका सेल है, इसमें कोशिकाएं छोटी छोटी, ठीक है। इनको क्या बोला गया है, लाइना टेट्रा मेगास्पोर है। ये है आपका, देखिए ये आपका है, ये पूरा आपका क्या कहता है, भ्रूण कोश कहलाता है, ठीक है। और ये जो अंदर का भाग है इसका, ये डीजनरेटिव मेगास्पोर, मतलब ये दोबारा से अंकुरण कर लेता है, ठीक है। और ये तीसरा आपका ये टॉपिक है, ठीक है। ये क्या, ये भी कोशिकाएं क्या होती हैं भैया, डिजनरेटिव मेगास्पोर होता है, इसमें फंक्शनल मेगास्पोर होता है, अपने आप से वर्क करते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए ये टॉपिक है आपका भ्रूण कोश, ठीक है। हमने आपको चित्र दिखा दिया, चित्र के बारे में बता दिया थोड़ा से। यदि समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको वीडियो में बार बार बोलता नहीं हूं, आपको कंटेंट पे ध्यान दिया जाता है। अगर पसंद आया तो आप वीडियो जरूर लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। तो देखिए क्रियाशील दीर्घ बीजाणु, ठीक है, जो मतलब वर्क करते, जो एक्टिव हैं, वो दीर्घ बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी वर्क अच्छे से करेगा, ठीक है, और चाहे इंसान हो जाए, पौधा हो जाए, कुछ भी, तो वो मादा युग्मकोद्भिद का प्रथम सेल कहलाता है, ठीक है। अर्थात कहना चाहता है जो क्रियाशील दीर्घ बीजाणु वर्क करते हैं अच्छा से मादा युग्मोत्कुद में, उसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक कोशिका कहते हैं। फिर देखिए क्रियाशील बीजाणु का आकार बढ़ जाता है और बीजांडकाय के अधिकांश भाग को घेर लेती है। मान लीजिए क्या है, बीजांडकाय है और ये क्या बन गया आपका, बीजाणु हो गया, ठीक है। तो यहाँ इसको कह दें, ये हो गया आपका बीजाणु हो गया, ये क्या हो गया आपका बीजांडकाय हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये आपका बीजांडकाय हो गया, ठीक। तो क्या होता है, जब ये बीजाणु बढ़ जाता है तो बीजांडकाय को ऐसे अपने चारों ओर घेर लेते, ठीक है। गुरु बीजाणु का केंद्र विभाजित होकर दो पुत्री केंद्रक बनाता है, ठीक है, 2 पुत्री केंद्रक बनाता है। मतलब मान लीजिए एक केंद्र है, ये जब बीच से बटेगा कितनी हो गई, 2, इन्हें क्या बोला जाता है, पुत्री कोशिका कहा जाता है, ठीक है। दोनों पुत्री केंद्रक को कोशिका ध्रुवों पर पहुंच जाता है। मतलब कि जो एक यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी, किनारे किनारे क्या बोलते हैं बच्चों, इसको ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी, ठीक है। ये दोनों संतति केंद्रक एक विभाजन द्वारा 4 संतति केंद्रक बना लेते हैं, ठीक है। 4 संतति केंद्रक को बना लेते हैं। इसका कहने का मतलब है कि देखिए जो ये क्या बना, 1 से 2 बन गया। अब जो है ये दोनों क्या करेंगे, जब बटेंगी तो कितने हो जाएंगी, 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। कितने बन जाएंगी,
4 कोशिकाएं बन जाएंगे, ठीक है। ये देखिए 4 बन जाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर देखिए एक पुत्री केंद्रक, एक पुत्री केंद्रक ध्रुवी केंद्रक भ्रूणकोश के मध्य में आकर, ध्रुवी केंद्रक भ्रूणकोश के मध्य में आकर एक दूसरे से मिल जाती हैं, ठीक है। जब अभी सब अलग हुई थी 4 बनी थी, कितने 4 बनी थी, 2 से कितना 4 बनी थी। अब क्या होगा, ये सब बीच में आकर ऐसे मिल जाएंगी एक दूसरे से, ठीक है। जिसे क्या बोलेंगे, द्वितीयक केंद्रक कहा जाता है। फिर देखिए बीजांड द्वार की ओर, बीजांड द्वार की ओर स्थित शेष तीन केंद्रक, शेष 3 केंद्रक अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। इसी प्रकार निभाग, ठीक है, जहां ये ऐसे भाग ऐसा कैसे बना होता है, ये एरिया खुला होता है, इसे क्या बोलते हैं, निभाग कहा जाता है, ठीक है। जहां निभाग की ओर 3 केंद्रक 3 प्रतिमुख कोशिकाएं बना लेता है, 3 केंद्रक 3 प्रतिमुख कोशिकाएं बना लेता है। प्रतिमुख कोशिकाएं बाद में नष्ट हो जाती हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं बाद में क्या होता है बच्चों, नष्ट हो जाती हैं और विकसित हुआ भ्रूणकोश बीजांडकाय पर पोषण के लिए निर्भर हो जाता है, ठीक है, पोषण के लिए निर्भर हो जाता है। तो बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा हो, मैटर आपको अच्छा मिल रहा हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हमें एक नई ऊर्जा मिल सके और मैं वीडियो लगातार कर पाऊँ। और नेक्स्ट टॉपिक में नया टॉपिक करेंगे जो कि बहुत बेहतरीन होगा, और 1-2 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।